आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर चुके हैं, बट अभी उनके लिए सिलेबस पूरा करना एक बहुत ही बड़ा टास्क बन गया है, क्योंकि टाइम कम है। और जब सामने टाइम कम होता है ना और एक डेट दिखने लग जाती है, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रेशर में चीज़ों को अच्छे से करना। तो आगे जाके जो भी आपके पास अभी टाइम बचेगा, 7 वीक 8 वीक, उसमें क्या हम एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको 8 चीट कोड्स बताने वाला हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब ये चीट कोड्स हैं तो शॉर्टकट, ऑब्वियसली इनके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर आप एक डिटेल्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक अच्छे से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, सब कुछ प्लान्ड है, तब आपको चीट कोड्स करने की ज़रूरत नहीं है, और वही शायद एक बेस्ट तरीका होता है। लेकिन अब हम जब टाइम कम में तैयारी करना ही चाहते हैं, हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हमें कुछ तो शॉर्टकट्स, चीट कोड्स अपनाने ही पड़ेंगे, बिकॉज नहीं तो हम तैयारी ही नहीं कर पाएंगे और फिर तो पेपर बुरा होना ही होना है। तो ये सारे चीट कोड्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी आर रनिंग नाउ अ टीचर्स डे सेल। तो उसमें हम रेगुलेटरी बॉडीज के जितने भी एग्जाम हैं उस पे हम फ्लैट 74% ऑफ दे रहे हैं। द कूपन कोड इज गुरु 74। सो दिस इज वैलिड ऑन ऑल द कोर्सेज इन रेगुलेटरी बॉडीज, चाहे आरबीआई हो, इफ्सका हो, कॉम्बोज हो, इरिडाई, नबार्ड, सेबी। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल या कॉम्बो, उस पर आप 74% ऑफ ले सकते हैं। द कोड इज गुरु 74 एंड दिस इज वैलिड टिल 6 अब ये हमारे कंपोनेंट्स हैं फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स हैं। फेज 2 में एफएम, ईएसआई, इंग्लिश है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव को मैं एक अलग कंपोनेंट ही मानता हूँ, क्योंकि इसकी एक तरह से थोड़ी तो अलग तैयारी हमें करनी पड़ती है। और फेज 2 में भी करंट अफेयर्स आएंगे जो काफ़ी हद तक फेज 1 के करंट अफेयर्स से ओवरलैप करते हैं। तो सबसे पहला चीट कोड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना, दैट प्रिपेयर एज पर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। रैंडमली मत प्रिपेयर कीजिए कि मेरा फ्रेंड इस शेड्यूल से पढ़ रहा है तो मैं भी इस शेड्यूल को ही कवर करूंगा। आप अपना बैकग्राउंड देखिए प्रिपरेशन का या एजुकेशन का, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कीजिए कि कौन सी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, कौन सी वीक हैं, देन यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई बच्चा बैंकिंग बैकग्राउंड से है, मतलब बैंकिंग की प्रिपरेशन कर चुका है, तो उसके लिए क्वांट रीजनिंग में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसको भी हालांकि करनी पड़ेगी आरबीआई के अकॉर्डिंग, बट बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन उसकी पहले ही हो रखी होगी। उसको फोकस करना चाहिए एफएम पे, डिस्क्रिप्टिव पे, करंट अफेयर्स पे। अगर कोई यूपीएससी वाला बच्चा है, अब उसने ईएसआई अच्छे से कर रखा होगा, ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश भी उसकी हो ही रखी है, ज़रूरत नहीं है। एफएम में भी मैं बोलूँगा 40% तो उसका हो ही रखा है फाइनेंस में। लेकिन जो उसने सी सेट कर रखा है वो क्वांट रीजनिंग से अलग है, उसको ज़्यादा फोकस इधर करना चाहिए ताकि फेज 1 में ना रह जाए। और जीए में, क्योंकि यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं वो फैक्चुअल आएंगे, यूपीएससी से बिल्कुल अलग हैं, तो एक अलग टाइप की प्रिपरेशन चाहिए। तो इस तरह से अपने प्रिपरेशन बैकग्राउंड या फिर अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। रैंडम शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग मत पढ़िए। सेकेंड चीज़ ये है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, नीड के अकॉर्डिंग हमें लिमिटेड सिलेबस करना चाहिए क्वांट एंड रीजनिंग का। ऑब्वियसली अगर आप सारा सिलेबस करेंगे तो एक एडवांटेज रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि जब हमारे पास टाइम ही नहीं है, मैं थोड़े टाइम में ज़्यादा चैप्टर्स करने की कोशिश करूंगा, तो जो मेरी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्वांट एंड रीजनिंग में लिमिटेड सिलेबस करना है। और इसका रीज़न एक और भी है। मैं क्वांट का एग्जांपल लेता हूँ। आपके एग्जाम में 25 मिनट होते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड द लेवल इज रियली हाई। तो आप 30 क्वेश्चंस को 25 मिनट में कर ही नहीं सकते, आप सारे क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाओगे। सो देर इज नो नीड टू कवर ह्यूज सिलेबस एंड नॉट एबल टू यूज दैट इन योर एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन तो आप 10 ही पढ़ पाओगे। सो बेटर ये है कि आप लिमिटेड सिलेबस करो, लेकिन इस लिमिटेड सिलेबस को अच्छे से करो। अच्छे से मतलब क्या, इन डेप्थ करो। कम से कम 100+ क्वेश्चंस उन टॉपिक्स पे सॉल्व करो, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, डिफरेंट लेवल
इजी, मॉडरेट, टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो। सिर्फ ऊपर ऊपर से चैप्टर्स को पढ़कर फॉर्मूलाज कर कर आप क्वांट रीजनिंग में मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो प्लीज एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देख लें। तो ये चैप्टर्स मैं बोलूंगा कि आप क्वांट में कीजिए। टाइम एंड वर्क, रेशियोज, डीआई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछले 2 साल से एक डीआई का सेट परसेंटेज पे आ रहा है या आसान आ रहा है, अगर परसेंटेज पे नहीं भी आ रहा है वो डीआई का सेट आपको जरूर करना है, उससे आप 5 नंबर ले सकते हैं डीआई में। तो क्वांट के ये चैप्टर्स हो गए। अगर रीजनिंग की बात करूं तो अल्फा न्यूमरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, रैंकिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है। और फिर ये वर्बल रीजनिंग के हो गए, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। यहाँ पे मैंने पजल्स नहीं इंक्लूड किए हैं। पजल्स का वेटेज बहुत ज़्यादा एग्जाम में, 30 नंबर के पजल्स आएंगे कम से कम, बट पजल्स रिस्की होते हैं। पजल में अगर आपका हाथ अच्छा नहीं है, शायद आप एग्ज़ाम में टाइम ही वेस्ट करेंगे पजल्स करने में, 10-15 मिनट लग जाएंगे और मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो पजल्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बट पहली प्रायोरिटी आप इन टॉपिक्स को दीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद आप पजल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में भी पहले इन्हीं टॉपिक्स को सॉल्व कीजिए, फिर आप पजल्स को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। एग्जाम एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस को सेलेक्ट कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, वो बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश इज़ ग्रामर बेस्ड, so there is no point in reading grammar now when you have just 1 or 2 months left. It won't work actually. You can try, but it's very difficult that you will learn grammar in next 2 months. So my suggestion would be to do reverse engineering to lot of mocks and MCQs and try to find कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से एरियाज में आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, कौन से एरियाज में आपको और मेहनत करनी होगी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग से आप अपना स्कोर इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक रीडिंग ग्रामर एट दिस पॉइंट इन टाइम विल रियली मेक अ डिफरेंस इन योर स्कोर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा जीए सेक्शन, जिसको हम करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। 80 मार्क्स का वेटेज है इसका फेज 1 में, और फेज 2 में भी काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। इसमें मैं ये बोलूँगा रेलेवेंट पढ़ो, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत है, पूरी दुनिया के करंट अफेयर्स हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है वो पढ़ना है। और रेलेवेंट में भी लिमिटेड पढ़ो। आप 1 साल के करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, आप 2 साल के भी पढ़ सकते हैं, आप 6 महीने के भी पढ़ सकते हैं। आपको क्या चूज करना है दैट विल डिपेंड अपॉन दी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। तो मंथ्स पे मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ, मैं हमेशा 3/5 रूल ऑफ करंट अफेयर्स बताता हूँ। 5 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम दैट इज आइडल। अगर आप देखेंगे 85% ऑफ योर क्वेश्चंस दैट कम इन योर फेज 1 कैन बी एट्रीब्यूटेड टू 5 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम। लेकिन अगर टाइम कम है, जॉब में हो और कोई दिक्कत है, 5 महीने के नहीं कर सकते, देन गो फॉर 3 मंथ्स। एग्जाम से पहले जो 3 मंथ्स होते हैं वहाँ से भी यू कैन एट्रीब्यूट 65% ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस इज गुड वैल्यू फॉर योर एफर्ट। पढ़ने को 1 साल के भी पढ़ सकते हो, बट उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपकी फेवर में नहीं होगा। और अगर मैं प्रायोरिटी एरियाज की बात करूँ तो एग्ज़ाम में इतना तो क्लियर है कि पिछले 1-2 साल से आरबीआई नोटिफिकेशंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है, फाइनेंस करंट अफेयर्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं, तो मैं इनको P1 बोलूँगा। P2 में बोलूँगा रिपोर्ट्स को। ये फेज 2 में भी दोनों अच्छे खासे आते हैं, P1 और P2। P3 में बोलूँगा ESI और फाइनेंस करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स आपके ESI और फाइनेंस के सिलेबस से रिलेटेड हैं। P4 में स्कीम्स को बोलूँगा, हालांकि स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं बट ऑफ लेट इनका वेटेज कम हो रहा है, तो रिस्क तो रहेगा ही। इस बार स्कीम्स का वेटेज ज़्यादा आ सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट इफ़ यू गो बाय द प्रीवियस ईयर ट्रेंड और आपके पास टाइम की कमी है, आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है, तो मैं ये प्रायोरिटी बताऊंगा। लेकिन आइडियली आपको सारा ही सेम प्रायोरिटी से पढ़ना चाहिए। यू नेवर नो एग्जाम में कब चीज़ें चेंज हो जाए। P5 मैं बोलूँगा नॉर्मल करंट अफेयर्स, जो हमारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ऑब्ituaries, डिफेंस एक्सरसाइजेस, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जो हमारी नॉर्मल जीए वाली न्यूज़ होती है, इसका वेटेज हाई है,
बट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस काफ़ी स्क्यूड आते हैं, आसानी से नहीं होते हैं बिकॉज़ ये बहुत ही वास्ट एरिया है और ये फेज़ 2 में नहीं आता है। सो लेट्स प्रायोरिटाइज़ समथिंग व्हिच इज़ इवन एज़ इन फेज़ 2, ताकि मुझे फेज़ 1 के करंट अफेयर्स के साथ फेज़ 2 की भी तैयारी हो जाए। तो 3 या 5 महीने के करंट अफेयर्स कर लीजिए, आइडियल इज़ 5 मंथ्स, और ये एरियाज़ को प्रायोरिटी पे कर लीजिए। देन इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट में तो कोई भी चीट कोड नहीं है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 50 नंबर का आएगा, मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन है। 40 से 50 मार्क्स आप आराम, मतलब 40 से 50 के बीच में आप मार्क्स ला सकते हैं इसमें। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में आपका स्टैटिक और करंट मिक्स आता है। स्टैटिक पोर्शन की बात करूं, दो दी सिलेबस इज ह्यूज, बट आई वुड लाइक यू टू डू दीज सर्टन चैप्टर्स, दीज आर दी कोर चैप्टर्स। इनको पढ़ लिया तो फाइनेंस समझ आ जाएगा। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो बहुत जल्दी पढ़ सकते हो और उनमें से मेनली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आता है। सो अगर आप एक कर्सरी रीडिंग भी दे लेंगे, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम दोज चैप्टर्स। तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड रेशियोज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, ये कोर चैप्टर्स हैं। इनमें से क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर क्वेश्चंस नहीं भी आएंगे, ये चैप्टर्स आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ने ही चाहिए। अगर मैं करंट की बात करूं तो यहाँ पे आरबीआई नोटिफिकेशंस जो मैंने फेज़ 1 में बोली थी, सेम फेज़ 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेबी की नोटिफिकेशंस भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, जो सेबी के न्यूज़ आती हैं, जो चेंजेस वो करते हैं, या कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रेगुलेशन आती है, जैसे अभी जीएसटी में चेंजेस हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा करंट अफेयर्स हो गया। ईएसआई में करंट का वेटेज और भी ज़्यादा है। फाइनेंस में तो 50-50 था, ईएसआई में स्टैटिक सिर्फ 25 है, करंट का वेटेज 75% है। स्टैटिक पोर्शन के लिए लिमिटेड पढ़ो ताकि कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, करंट अफेयर समझ आ जाएं, क्योंकि स्टैटिक से ज़्यादा पेपर तो आएगा नहीं। तो इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये 8 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो। करंट में क्या पढ़ना है भाई? करंट में गवर्नमेंट स्कीम्स, पास्ट 6 मंथ्स जो पीआईबी पे न्यूज़ में है, ठीक है। रिपोर्ट्स, अगेन ये दोनों सिलेबस से रिलेटेड पढ़नी है। जैसे अगर गवर्नमेंट स्कीम है डिफेंस पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफेंस आपके सिलेबस में नहीं है। अगर रिपोर्ट है जेंडर इश्यूज पे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेंडर इश्यूज आपके सिलेबस में है, ये भी 6 मंथ्स की पढ़नी है। और जो हमारी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ही पढ़नी है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? जो बड़े बड़े हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, आईएलओ, और जैसे इंडिया में बोलें तो आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उन्हीं की रिपोर्ट्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए काफ़ी लोग पूछते हैं सर कंटेंट, कंटेंट क्या, क्वेश्चंस ही सीधा यहाँ से आते हैं। एडिटोरियल्स पढ़िए हिंदू न्यूज़पेपर में और लाइव मिंट में। और उसके अलावा जो ये रिपोर्ट्स हैं, इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। जो ये लास्ट की 4 रिपोर्ट्स हैं, ये आरबीआई की हैं। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री बाय आरबीआई, ये 8 रिपोर्ट्स में से 1-2 क्वेश्चन हर साल ज़रूर डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाते हैं। एंड लास्ट हैक इज, आई वुड से, हैक फॉर रिवीजन। व्हाट आई कॉल इज 1-1 रूल ऑफ रिवीजन। पढ़ाई बहुत आप कर लोगे, मुझे पता है, कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग यही गलती करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं। सो डेली रिवाइज करना है। फर्स्ट 1 मीन्स डेली, this one means revise whatever you have read at the end of week, and the third one means revise whatever you have read at the end of month. इससे चीज़ें परमानेंट मेमोरी में जाएंगी, नहीं भूल जाओगे, खास करके करंट अफेयर्स।
और मॉक टेस्ट को अच्छे से दो. आई बिलीव एवरी मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3x लर्निंग. आप जितना पढ़ के नहीं चीज़ों को कई बार समझ पाते, मॉक टेस्ट से रिवाइज भी हो जाता है और क्लैरिटी भी आ जाती है. सो मॉक टेस्ट देके अच्छे से मिस्टेक्स को एनालाइज करो, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो एंड वर्क ऑन देम. मॉक टेस्ट इज समथिंग के मैं अब प्रोफिशिएंसी की तरफ जा रहा हूँ और बेटर करना चाहता हूँ. एंड डोंट ट्राई टू रीड टू मेनी सब्जेक्ट्स, रीड 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. दिस विल हेल्प यू कीप योर ब्रेन फोकस्ड एंड विल रिड्यूस फैटिग. काफ़ी लोग 6 के 6 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने लग जाते हैं. Make a proper schedule, read only 2 subjects at a time so that you can focus, you can revise, you can understand, and then move on to next set of subjects. Don't rush through. That will just destroy your momentum within a week. तो ये 8 चीट कोड्स हो गए. और अगर आप कुछ कोर्सेस के बारे में देख रहे हैं तो एडुटैब की वेबसाइट पे यू कैन फाइंड कोर्सेज फॉर RBI ग्रेड बी. So we are running 74% off as a Teachers Day sale. The coupon code is Guru74 and you can avail 74% off. तो अगर आप देखेंगे ये हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज हैं. गोल्ड कोर्स इज अ कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू. सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू. And there is a test series for phase 1 and 2 which will contain chapter wise test, sectional tests of quant reasoning English, full length mock test. इसमें जो descriptive component है वो evaluate करके आपको proper feedback भी दी जाएगी. You can also go for combo courses if you're preparing for more than one exam, RBI CB, RBI NABARD, RBI NABARD, EDI, like that. Thank you. Have a nice day. Bye bye.